करे ब्लड, और ये गेट बंद कर देना। पढ़ के आए सभी जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था? यस, ब्लड का जो इंट्रोडक्शन था, ये पहले से ही चल रहा था पिछले क्लास में भी। कैसे पढ़ाएंगे भैया ऐसे? सो स्टार्ट करें ब्लड सेल्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था ब्लड का। उसके अलावा ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, दो पार्ट किए थे। ब्लड प्लाज्मा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है वो है ब्लड सेल्स। और थ्री टाइप की सेल्स जो हमने डिस्कस करी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। सो उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आज। ब्लड सेल्स कुछ एग्जाम के अंदर सिंपल टर्म्स आती है। हाउ इट इज possible to focus in this environment? Even I am not able to concentrate. मैं तो ऐसे भूल ही जाऊंगा सब कुछ। सो स्टार्ट करते हैं। देखो बोलना स्टार्ट कर दिया मैंने। सो एक टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे, और अगर हम बात करें उसकी तो हेमेटोपोइसिस, जानते हो? हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस मींस दो वर्ड से मिलकर बना है, हेमेटो एंड पोइसिस। हेमेटो मींस ब्लड एंड पोइसिस मींस फॉर्मेशन। So in simple word, the hematopoiesis means the formation of blood, or in simply we'll say the formation of blood cells. Formation of blood cells. Just a minute. Hematopoiesis means the formation of blood cells. लाइक इक्विपमेंट की बात करें तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो सकता है, कहीं भी कंपनीज बना सकती है, लेकिन इट इज नॉट इक्विपमेंट। ब्लड सेल्स कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, ये कहीं भी मैन्युफैक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ब्लड सेल्स रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ कौन बना सकता है? इट इज ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय आवर ओवन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वही बना सकती है। एंड अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप क्या कर सकते हैं? ब्लड को निकाल के उसमें से आप, यार क्या, सो कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं यहाँ से, वन बाय वन उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला टर्म क्लियर हो गया, अगर क्वेश्चन है एग्जाम में हेमेटोपोइसिस मीनिंग क्या है, तो आपका आंसर होगा द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स दैट प्रोसेस is known as hematopoiesis. We have three types of cell. अभी कुछ लिखना नहीं है, लिखने के लिए सब कुछ है, मैं लिखा दूंगा आगे।
three type of cell, that is RBC, WBC and platelet. एंड तीनों टाइप के जो ब्लड सेल्स जो फॉर्मेशन होता है, एक ह्यूमन बीइंग एडल्ट की अगर हम बात करें तो हमारा मेजर सोर्स जो है दैट इज बोन मेरो. बोन मेरो इज द सोर्स, ओनली सोर्स आफ्टर बर्थ के बाद, जन्म के बाद में जो हमारे पास एक ही सोर्स होता है जहां से ब्लड सेल्स बन सकती है, दैट इज द बोन मेरो. बोन मेरो में भी आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की सेल्स आपकी प्रेजेंट होती है. आरबीसी जिसको हमने लास्ट क्लास में बोला था अदर में एरिथ्रोसाइट. When erythrocyte cells are forming, this process is known as erythropoiesis. इसको हम क्या बोलेंगे? Erythropoiesis. When WBC, which is also known as leukocyte. So this process is also known as leukocytosis. And when platelet, which is also known as thrombocyte. So this is also known as thrombocytosis. Thrombocytosis. Clear? Thrombocytosis. One erythrocytosis, leukocytosis and thrombocytosis. जो ये तीनों टाइप की सेल बनती है, ल्यूकोसाइट्स हो गया, थ्रोम्बोसाइट्स हो गया और आपका एरिथ्रोसाइट्स हो गया, एरिथ्रोपोइसिस के थ्रू, ये कैसे बनती है उसकी बात अगर हम करें तो वन बाय वन जो बोन मेरो में सेल्स है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेल के साथ, रेड ब्लड सेल के साथ में. तो हमारे ब्लड बोन मेरो की बात करें तो बोन मेरो में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, इसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स. सुना है? जब हम कीमो पढ़ते हैं तो वहां भी आपने देखा होगा स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं. So in bone marrow there is specific type of cell which is responsible for the production of all the blood cell. That cell is stem cell, and this stem cell is known as pluripotent stem cell. Pluripotent stem cell कहाँ होती है? bone marrow में. याद रहेगा? This pluripotent stem cells having two types of specialized stem cells. दो टाइप की सेल्स यहाँ पे होती है जिसके थ्रू आपकी सारी ब्लड सेल्स फॉर्म होगी. And these two types of cells are known as myeloid stem cells, myeloid stem cell and lymphoid stem cell. Two types are myeloid stem cells and lymphoid stem cell. क्लियर यहाँ तक? सिंपल सा है. बोन मेरो के अंदर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है which is responsible for the formation of all the blood cells, and in pluripotent stem cells there are two types of stem cells. One is the myeloid and second one is the lymphoid stem cells. Now this myeloid stem cells further having two types of cells, that is C, oh sorry, C, it's not E, CFU, colony forming unit. CFU means colony forming unit, E, colony forming unit E, and colony forming unit M, E and M. याद रहेगा? अभी मैं बताऊंगा, पूरा याद हो जाएगा, डोंट वरी, कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है. इन लिम्फोइड स्टेम सेल जो हम बात कर रहे हैं इधर, सो ये तो क्लियर है यहाँ तक. E4 आगे हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट. जो आपका एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल बनेगा वो कौन बनाएगा? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E. और जो आपका M4 मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट इज अदर नेम ऑफ प्लेटलेट. मेगा कैरियोसाइट इज द अदर नेम ऑफ प्लेटलेट. सो प्लेटलेट सिंथेसिस के लिए कौन सा है? CFUM. Next, in lymphoid stem cells again we have further divided into two types. One is the CFU GM, and the second one is the CFU, क्या बच गया? G4 granulocytes. जो हम तीन टाइप के ग्रेनुलोसाइट्स पढ़ेंगे आगे, eosinophil, basophil and neutrophil. These are the three granulocytes which is the type of white blood cell जो WBC के टाइप होते हैं, and the remaining are two which is the monocyte जो आगे हम पढ़ेंगे, और monocyte जो यहाँ पे आपका लिखा है M4 monocyte. तो G4 the granulocytes जो आपके तीन सेल हो गए, basophil, eosinophil and neutrophil, and M4 monocyte. लास्ट क्या बचा? क्या बच गया? एक ही सेल तो बचा है. granulocyte में क्या बचा है? एक ही तो बचा है. B lymphocyte and T lymphocyte. Only one is remaining, that is B lymphocyte and T lymphocyte. So this is the L, colony forming unit L, which is lymphocyte. तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी यहाँ तक कि किससे क्या बनेगा. अगर आगे हम यहाँ मेंशन कर देते हैं इसमें CFU क्या बनाएगा. यहाँ पे दो टर्म यूज करूंगा जिसको हम लिखते थे पहले, अगर आपको नहीं पता है तो. एक होता है ब्लास्ट और एक होता है साइट. जहां पे भी किसी भी वर्ड के पीछे ब्लास्ट लगाए, लाइक एरिथ्रोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, that blast word is an indicating that it's a rapidly proliferating immature cell. Rapidly proliferating immature cell, or we can say growing immature cell. So बहुत fast grow कर रही है immature cell, it is not a mature cell. And जहाँ पे साइट आ जाता है एरिथ्रोसाइट,
दैट इज अ मैच्योर सेल, इट इज नॉट ग्रोइंग, इट्स ए मैच्योर सेल। तो दो वर्ड याद होंगे, ब्लास्ट मींस इमेच्योर सेल, इट्स ए फास्ट ग्रोइंग immature cell, and it is site which is known as mature cell, immature cell, mature cell। जो colony forming unit E है, this will firstly form the blast, यानी पहले क्या बनाएगी, immature cell बनाएगी, and then slowly slowly it will undergo for the development process। यही होता है, तभी आपने देखा होगा जो आरबीसी बनती है उसमें 7 डेज का टाइम लगता है, एक आरबीसी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 7 डेज। सो जो 7 डेज का प्रोसेस है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, उस प्रोसेस में सेल किसमें रहती है, ब्लास्ट फेज में होती है, एंड स्लोली स्लोली इट विल मूव टुवर्ड द साइट, जो नॉर्मल मैच्योरेशन फेज है उसकी तरफ जाएगी। तो सबसे पहले जो बनेगा यहाँ पे वो रहेगा प्री इरिथ्रोब्लास्ट, प्री इरिथ्रोब्लास्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल फॉर आरबीसी। आरबीसी के लिए जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज होने वाला जो हमारी बॉडी में सेल है जिससे आरबीसी बनता है वो कौन सा है, प्री इरिथ्रोब्लास्ट। इससे प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी, आप ये याद रख सकते हैं, प्री इरिथ्रोब्लास्ट इज ए प्रीकर्सर, यानी जिससे आरबीसी बनेगा, दैट इज द प्री इरिथ्रोब्लास्ट। और इससे क्या बन जाएगा आपका इरिथ्रोसाइट। ये कैसे बनेगा, बीच वाला पूरा प्रोसेस मैं भी पढ़ाऊंगा। प्री इरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनेगा आपका आरबीसी। दिस इज द कोलिफॉर्मिंग यूनिट एम, एम फॉर मेगा कैरियोब्लास्ट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ब्लास्ट, एंड दिस मेगा कैरियोब्लास्ट विल फॉर्म द मेगा कैरियोसाइट, और वी कैन से प्लेटलेट, मेगा कैरियोसाइट। और आप ये याद नहीं है तो नीचे क्या लिख लेंगे, प्लेटलेट। एंड हियर द जी एंड एम दो है, जी फॉर colony forming unit, G for granuloblast, granuloblast, और granuloblast में हम 3 सेल लिखेंगे, वन इज द मेसोफिल, eosinophil एंड न्यूट्रोफिल, तीन होती है। सो तीनों के नाम इसमें आएंगे आपके granuloblast के अंदर। Here we have the 3 cells, so this is the first, second and third। The first one is mesophilic myeloblast, mesophilic myeloblast, जिससे क्या बनेगा, mesophil, yes, mesophil। Second one is eosinophil, eosinophilic, फिर बाद में लिखेंगे eosinophilic myeloblast, this will form eosinophil, eosinophil। and third one is क्या बच गया, न्यूट्रोफिल। सो न्यूट्रोफिल में न्यूट्रोफिलिक नहीं लिखते हैं क्योंकि न्यूट्रोफिलिक वर्ड होता नहीं है, बेसोफिलिक और इयोसिनोफिलिक का मीनिंग होता है, न्यूट्रोफिलिक का मीनिंग नहीं होता। न्यूट्रोफिलिक कैसे बना बता तो, इसका पूरा डिस्कवरी आगे मैं व्हाइट ब्लड सेल के साथ पढ़ाऊंगा। जब सेल्स डिस्कवर की गई तो व्हाइट ब्लड सेल्स के ग्रेन्युलोसाइट्स जो थे उनके 3 टाइप मिले। ग्रेन्युलोसाइट मींस जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, ग्रेन्यूल्स व्हिच इज वेरी इजीली स्टेन्ड विद कलर, जिनको हम कलर के साथ स्टेन कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। सो ग्रेन्यूल्स मिले तो फिर जो पर्सन था उसने उनको स्टेन किया। पहले उसने लिया एक इयोसिन डाई, इयोसिन जो डाई होती है वो आपकी ब्लू कलर प्रोड्यूस करवाती है, और उस डाई में जब उसने डाला तो जो एक पहले टाइप की सेल आई वो ब्लू कलर से स्टेन हो गई। फिर उसी सेल को दूसरी डाई में डाला जो बेसिक डाई थी, एक इयोसिन एसिडिक डाई होती है और दूसरी डाई जो बेसिक डाई थी जो रेड कलर देती है उसमें डाला। तो उसमें डालने के बाद उसने कोई कलर प्रोड्यूस नहीं किया, देयर इज नो कलर प्रोड्यूस इन बेसिक डाई बट ओनली द कलर इज प्रोड्यूस इन एसिडिक डाई इयोसिन। सो उसने उसका नाम क्या रख दिया कि दिस सेल लव टू इयोसिन, ये किससे लव करती है, इयोसिन से, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज इयोसिनोफिल। इयोसिन मींस इयोसिन और फिल मींस लव, जो फिलिक वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है लव। सेकंड आया, उसको स्टेन किया तो दैट सेल इज ओनली स्टेनिंग इन द बेसिक डाई, दैट्स व्हाई द नेम इज बेसोफिलिक, इट्स लव टू बेसिक डाई। एंड थर्ड सेल जब लिया तो दैट सेल लव टू इयोसिन एज वेल एज लव टू बेसोफिल, बोथ दोनों से लव करती है, और उसकी वजह से क्या हो गई, न्यूट्रल, प्लस माइनस इज इक्वल टू न्यूट्रल। सो उसको न्यूट्रोफिल नहीं बोल सकते, इट इज नॉट अ न्यूट्रोफिल, इट लव टू न्यूट्रल, इट्स लव टू इयोसिन एज वेल एज लव टू बेसोफिल बेसिक। एंड इसी वजह से जो थर्ड हम यहाँ लिखेंगे वो न्यूट्रोफिलिक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट व्हिच फॉर्म द न्यूट्रोफिल, क्या बनाएगा, न्यूट्रोफिल। क्लियर। सो ये किसके लिए था, जी के लिए था। अगला क्या है, एम, मैं इसको आगे लिख दूंगा उधर। नेक्स्ट इज फॉर एम, एम किसके लिए हो गया, एम फॉर मोनोब्लास्ट, एम फॉर मोनोब्लास्ट, एंड मोनोब्लास्ट क्या बनाएगा, मोनोसाइट, मोनोसाइट। और फिर क्या बच गया हमारे पास लास्ट, एल, इसको यहां लिख दें इधर, एल। सो दिस विल हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल, 1 2 एंड 3। फर्स्ट इज बी लिम्फोब्लास्ट, बी लिम्फोब्लास्ट which form the B lymphocyte. Second one is T lymphoblast which form the T lymphocyte. T lymphocyte and the last one is क्या बच गया, हो गया पूरा, हो गई सारी सेल। We'll see one more type of cell that is NK lymphoblast, सुना है, this NK lymphoblast is natural killer lymphocyte और natural killer cell भी बोलते हैं इनको।
So आप natural killer lymphocyte और natural killer cell both are same. So this is the whole classifications of the blood cells which form from different types of bone marrow cells. So I will show you now in summary में दिखाता हूँ मैं कैसे दिखता है ये, और ये तो summary आएगा नहीं इसमें. Clear? Start हाँ भी करेंगे, बड़ा करेंगे, don't worry, टेंशन ना लो. So हमें जो पढ़ना है आज जो हम पढ़ेंगे blood cells पढ़ेंगे, वो blood cells कैसे बनती है वो मैंने बताया पूरा. ये this is a blueprint only. अब इसको पूरा डिटेल में वन बाय वन सारी सेल्स पढ़नी. विल स्टार्ट फ्रॉम द एरिथ्रोसाइट एंड देन गो फ्रॉम वन बाय वन टू ऑल सेल्स. सारी सेल्स का फॉर्मेशन उनका पूरा स्टडी हम करेंगे यहाँ पे. तो विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. आप लिखेंगे, लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं. क्या है बोन मेरो? बोन मेरो इज हैविंग व्हिच टाइप ऑफ सेल? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. This pluripotent stem cells is divided into two type of cell. One is the myeloid and second one is the lymphoid. Next, myeloid stem cells and lymphoid stem cells. Now this myeloid stem cells is responsible for the formation of two type of cell by colony forming unit E and colony forming unit M. Colony forming unit E is responsible for formation of erythrocyte, that is pre-erythroblast, and M is responsible for the megakaryocyte, megakaryoblast, and then megakaryocyte. ये लिखिए इधर वाला. स्टार्टिंग है लिखा. अरे लिखो जल्दी लिखो, इतना टाइम कहाँ है? We don't have that much time. देखो टाइम 6 बज गए इधर इसमें भी. और ऊपर क्या है? अरे ऊपर कुछ नहीं लिखा है. कहाँ लिखा है ऊपर? ये तो कल वाला लिखा मैंने. एरिथ्रोसाइट कल वाला यहीं से तो स्टार्ट है आज का. आज का so so this is the blueprint of hematopoiesis. ये पूरा किसका ब्लूप्रिंट है? हेमेटोपोइसिस का है, जो आपके बोन बोन मेरो में आपको देखने को मिलता है. उसको हम यहाँ पे वन बाय वन अभी डिटेल में कंटिन्यू करेंगे. हो गया? नेक्स्ट, आई थिंक यहाँ पे एक एरो जो है मैंने थोड़ा सा गलत लगाया है ना? अरे कुछ नहीं है, सब ठीक है. अभी बनाया नहीं ना आप लोगों ने? बस कोई नहीं, आप थोड़ा ऐसे करके ऐसे कर दो. इतना सारा ये साउंड मेरा पूरा माइंड खराब कर दिया. अभी भी रुकने वाला अभी भी नहीं है. As I already discussed in starting, it is very difficult to concentrate with this all the sound ऊपर नीचे चारों तरफ इतना sound कैसे फोकस. थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे इसको. So in myeloid stem cell, lymphoid is only responsible for L. By mistake मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया. So myeloid stem cell is responsible for all these cell. Lymphoid is only responsible for lymphocyte. सिर्फ किसके लिए responsible है ये? Lymphocyte के लिए. Next लिख लिया तक. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिथ्रोसाइट के साथ में. कंप्लीट होल प्रोसेस अबाउट एरिथ्रोसाइट कैसे बनती है, कैसे रहती है और कैसे उसका पूरा प्रोसेस ब्रेक होता है, उसको हम डिटेल में वन बाय वन कंटिन्यू करते हैं. क्लियर? याद हो गया सभी को? वेरी गुड. टेस्ट में आएंगे इस बार इसके बहुत सारे क्वेश्चन ब्लड के. नर्वस के नहीं दूंगा, ब्लड के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है? संडे को मॉडल पेपर होगा और अभी मेगा क्लास भी होगी. बहुत दिन हो गया अभी तो. कल रखें? नहीं. सो संडे को मॉडल पेपर है, उसके बाद रखेंगे. संडे तक आप लोग तैयारी करें, मॉडल पेपर की तैयारी करें, ट्यूसडे पेपर की तैयारी करें. विल प्लान ऑन ट्यूसडे. उस दिन आप एक ही क्लास होती है तो हम उस दिन प्लान करेंगे ताकि दो क्लास हो जाए. क्लियर? लिख लिया? ऊपर कर दें?
तो आज जो अपना डिस्कशन रहेगा, आप लोग स्पीड से लिखोगे, आई थिंक आरबीसी भी नहीं कर पाऊंगा मैं। लिख लिया, बिकॉज मैं इधर बोर्ड पे ज्यादा लिखता हूँ, पीपीटी में कम होता है, और आप लोग इसको लिखते रहोगे। बुक में तो इतना नहीं, बुक में ऐसा ही है, होगा पर आगे होगा या पीछे कहीं तो होगा, देखना पड़ेगा मुझे एक दिन। हटा दें इसको। सो इट इज एल की बात करें, ओनली लिम्फोसाइट इज फॉर्म्ड बाय द कॉलोनी यूनिट एल, और अदर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द माइलोइड स्टेम सेल्स। थोड़ी थोड़ा आप अगर कर दिया तो उसको करेक्ट कर लेंगे। माइलोइड स्टेम सेल्स responsible for the formation of all the type of cells except the lymphocyte. Lymphocyte is formed by the lymphoid stem cells, colony forming unit L. इंटीग्रोमेट्री कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। तो एक सिस्टम और आपका कंप्लीट हो गया, बहुत बहुत आपको बधाई उसके लिए। फाइनली अब आप जो पुराने वाले हैं, जो अक्टूबर बैच वाले हैं, उनको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हाँ, जो विदा कर रहे हैं उनको। बट काउंटर ट्रांसफरेंस और ट्रांसफरेंस नहीं होना चाहिए। जानते हो काउंटर ट्रांसफरेंस, जब साइकोथेरेपी आपका जो थेरेपी खत्म हो जाता है और उसके बाद जब पेशेंट और जो थेरेपिस्ट है वो अलग अलग हो रहे होते हैं, तो उस टाइम ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस दो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है, और उसका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ साइकोथेरेपी द पेशेंट विल डेवलप एंजाइटी, इंट्रोडक्शन और वर्किंग फेज, ट्रांसफरेंस फेज और काउंटर ट्रांसफरेंस फेज। सो दैट राइट आंसर इज ट्रांसफरेंस फेज, नॉट द काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है व्हेन पेशेंट डेवलप्स आइदर एंजाइटी और मे बी बॉन्डिंग, लव, कनेक्शन, व्हाटएवर थिंग, कुछ भी डेवलप हो गया थेरेपिस्ट के साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस। एक बॉन्डिंग तो बनी जाती है 3 दिन तक साथ में काम किया तो, अब वो जब अलग कर रहे हैं तो वो बेचारा टेंशन में आ रहा है, मैं कैसे रहूंगा, आपके साथ तो इतना अच्छा था, घर जाने के बाद वही पुरानी, तो वो जो टेंशन आती है उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। और नेक्स्ट स्टेज आती है काउंटर ट्रांसफरेंस। सम टाइम थेरेपिस्ट में है फीलिंग्स फॉर द पेशेंट, थेरेपिस्ट में डेवलप हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रांसफरेंस। तो वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एग्जाम तक यही पढ़ना है। कुछ लोग ईएसआईसी में चले जाएंगे, ईएसआईसी इज द बेस्ट वन कंपेयर टू एम्स। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हमें तो एम्स जाना है, तो मैं कह रहा हूं किसमें जाना बेस्ट है, ईएसआईसी। अभी एक नोटिस देखा होगा कल आप लोगों ने, बहुत सारों ने हमें कुछ पैसे दिए थे बढ़ा के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैसेज भेजा उनको एम्स वालों को कि एम्स हमारे अंडर नहीं आता है, आप लोगों ने कैसे बढ़ाए पैसे, जिनको पैसे दिए वापस लो सबसे, अब अगले महीने वापस सैलरी से काट देंगे हमारे। सो वी आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर नहीं आता है, उसमें साफ लिखा है कि ऑटोनोमस है, और हमारे ऑर्डर पे इन एम्प्लॉइज को पैसे नहीं देने। आपकी इच्छा है या कुछ है तो मिनिस्ट्री से पूछ के फिर देना है, हमारे ऑर्डर पे नहीं देना है। तो इसीलिए बेस्ट कौन सा है, एएसआईसी जो अभी बेस्ट है आपके लिए, तो उसको सेलेक्ट करें अगर आप करना चाहते हैं तो। यस, ये लिख लिया। अगले महीने एग्जाम है, बस एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, ये ध्यान रखें, दुआ करो आपकी पोस्टपोन नहीं होवे, क्योंकि जो हमारी एजेंसी है इस बार एग्जाम करने वाली वो एनटीए है, और एनटीए का पहला नीट पेपर ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है। कल एक और पेपर हुआ नेट का, वही रद्द हो गया, परसों हुआ, कल रद्द हो गया। सो थर्ड पेपर अब ईएसआईसी का ही है, नीट जो एनटीए करने वाला है, यूपीएससी ले रहा है, एनटीए नहीं है। ओके, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। चलो आगे फिर आ जाओ, लिख लिया। तो हम किसकी बात करेंगे अभी नाउ, सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला, दैट इज एरिथ्रोसाइट। तो पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट है इसके सेल के लिखे हुए, ऑलरेडी आपने कल लिखे होंगे, एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। सो नंबर तो कल लिखे थे आई थिंक हमने, 4.5 to 6.5 million per cubic mm. In female, little bit less amount of RBC is there, that is 4.5 to 5 million of cubic mm. Leukocytes is WBC 4 to 11,000 cubic mm, and thrombocytes or platelets which is approximately nearby 1.5 to 4.5, और some book में 40 भी होगा, so nearby 4.5 to 4, जो भी ये ठीक है, जो लिखा है वो ठीक है। So these are the normal levels of blood cells in our blood: erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. The maximum percentage of blood cell is RBC. सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, रेड ब्लड सेल का है, आरबीसी का है। देन अदर सेल्स फंक्शन जो है वो हम वन बाय वन वैसे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे मेन एरिथ्रोसाइट की बात करें तो ऑक्सीजन CO2 कैरिंग कैपेसिटी जो मेनली मेंटेन करता है वो कौन है, आरबीसी। डिफेंस के लिए डब्ल्यूबीसी, क्लोटिंग के लिए या हेमोस्टेसिस के लिए प्लेटलेट्स। बस से लिखें आप, हटाएं इसको, कल नहीं लिखा था। एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी इज 5 मिलियन। एवरेज हम कितना बोलते हैं, 5 मिलियन, नियर बाई 5 मिलियन इज एन एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट, फर्स्ट सीरीज आरबीसी और एरिथ्रोसाइट। हाँ सर हमारा रिसर्च भी होगा, अरे सब होगा, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो, रिसर्च पढ़ाएंगे, बस आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ भी नहीं पाओगे और ना घर जाकर पढ़ोगे, क्यों आप सिर दर्द देना चाहोगे किसी का, है? रिसर्च पढ़ने से क्या होता है, सिर दर्द होता है, सुना है? एक दिन मैंने ऐसे किताब को देख लिया, 2 दिन तक सिर दर्द हुआ, उसके बाद उसके ऊपर व्हाइट पेपर लगा दिया, दिखनी नहीं चाहिए वापस। सो रिसर्च क्यों पढ़ना है, हमें क्या करना रिसर्च पढ़ के, है? लाइक अभी मैं पेपर एमएससी वाला पेपर जो था उसमें 3 या 2 क्वेश्चन आए थे रिसर्च के, और मैंने तो 6 साल पहले भी पढ़ा नहीं था रिसर्च, 7 साल पहले भी, फिर भी मैंने दोनों ही सही किए, एक भी गलत नहीं है। तो हो तो वैसे ही सही हो जाएंगे, आपको आता ही है इतना, तो नहीं भी आए 2 क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो भी आप टॉप रहोगे, डोंट वरी। 198 भी राइट होंगे तो भी आप टॉप करोगे, उन दोनों को छोड़ देना कोई बात नहीं, तो भी आप क्या रहोगे, फर्स्ट रैंक पे रहोगे। 100 में से 98 राइट करना, 2 रिसर्च के मत करना, फिर भी क्या रहोगे, टॉप पे। और रिसर्च पढ़ के जाओगे तो बाकी के 10 क्वेश्चन गलत कर दोगे, और उसके चक्कर में, समझ गए? नेक्स्ट आगे, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर एक आगे मैं टर्म पढ़ाऊंगा, आगे कंडीशन पढ़ाएंगे, जहां पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन भी था एक एमसीक्यू,
क्वेश्चन था कि which of the following cells of blood is not a complete cell? एक होती है complete cell और एक होती है fragmented cell. So this is the cell. ये क्या है? It's a complete cell, पूरी की पूरी cell है ये. But यहाँ से आपने क्या किया, इसका एक पीस ब्रेक हो गया छोटा सा ऐसे, और ये जो नया पीस बना है इसे ये, this is the fragmented, जो ये अपन यहाँ बात कर रहे हैं, fragmented cell, E-N-T-E-D, fragmented cell. So the WBC and RBCs are the complete cells, पूरी की पूरी होती है cells, लेकिन जो platelets होती है वो किसमें आती है? It's a fragmented cell, टुकड़ा होता है, fragmented cell होता है platelets. नेक्स्ट रेशो, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, रेशो ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. सो लिस्ट कौन सा होता है? लिस्ट इज डब्ल्यूबीसी. सो डब्ल्यूबीसी का 1 सेल दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट कौन आता है सेकंड नंबर पे, कौन होता है? प्लेटलेट. सो दैट इज इक्वल टू, प्लेटलेट इज 40 एंड हाईएस्ट कौन है? आरबीसी. सो आरबीसी 600. सो 600 इज टू 40, और अगर आप 1 लिखना चाहे तो 1 लिख दें, डब्ल्यूबीसी को बीच में लिखना है आपको. 1 इज टू 40, दिस इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. दिस इज द रेशो ऑफ द ब्लड सेल्स. 1 platelet is to 40, oh sorry, 40 platelet is to 1 WBC is to 600 RBC in normal human adult. Next, लिख लिया रेशो. सो वेरी सून रिसर्च भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और ब्लड तो मैं कर ही रहा हूँ, ये भी कंप्लीट हो जाएगा. कार्डिक का तो आई थिंक 1-2 क्लास बचा है, ज्यादा नहीं है. उसके बाद हम बात करेंगे जनवरी वालों की, जब ये एक बार अक्टूबर वाले हो जाएंगे. स्केलेटल भी हो जाएगा, एक ही क्लास है. फिर बाद में मैं जनवरी वालों का डिस्कस करूंगा, और बाकी अक्टूबर वालों का, जो अक्टूबर का सॉरी जो अभी आए थे, मार्च में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में, मई में, इतना लेट आए. मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में तो कैसे होगा? फिर भी हो जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी. नेक्स्ट लिख लिया. बस आप लोग सपोर्ट करोगे तो 4 महीने में हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर 6 महीने तो लगते ही हैं, 6 से 7. फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड क्या क्या काम करता है? ये कॉमन क्वेश्चन है, ये लिखने वाला नहीं है, तो आपको पता ही है ब्लड के क्या काम है. सो एक पे लिखा है इन्होंने, न्यूट्रिएंट फंक्शन. आपके न्यूट्रिएंट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ले जाके सेल्स को प्रोवाइड करना होता है. ब्लड जेटी से एब्जॉर्ब करके दूसरे ऑर्गन्स तक, पार्ट तक, सेल्स तक लेके जाना. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी फंक्शन, ऑक्सीजन CO2 को कैरिंग करता है, इधर-उधर ले जाता है. यस और नो? The excretory functions for the metabolic waste like urea, uric acid, creatinine. Then the transportation of hormones to the tissue, regulation of water balance, regulation of acid base balance, regulation of electrolyte balance, regulation of body temperature, and the defensive function by the WBC. So these are the various function of our blood. So मैं इन सबको आपको 1 by 1 सेल्स के साथ में डिस्क्राइब करूंगा आगे डिटेल में, कि कौन सा आरबीसी करता है, कौन सा डब्ल्यूबीसी करता है, कौन सा प्लेटलेट आपके लिए फंक्शन परफॉर्म करता है. Now the first type of cell, the red blood cell, RBC. लिख लिया? अरे इनको इतना क्यों लिख रहे हो? ये नहीं पता आप लोगों को? मेरे को पीपीटी देखने के बाद मुझे लगता है मैंने इनको क्यों लिखा, या क्यों रखा इसमें, क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो. ये सारी चीज आपको नहीं, ब्लड में क्या होता है जो नहीं पता है. जितना आप लिखते हो ना, उतना आपका जो ये सोचने का जो पावर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है. आप थिंकिंग नहीं करोगे, आप ऐसे लिखते फंक्शन ऑफ ब्लड और फिर खाली छोड़ देते, आप सोचते रहते क्या आएगा क्या आएगा, लिखते रहते फिर बाद में. नहीं, हम पहले लिख लेंगे, बाद में क्यों सोचना है. लाइक हमारी पीपीटी जो होती है उसमें आधी स्लाइड खाली होती है, वहां फिर हम ही लिख रहे होते हैं. हम भी लिखे, मैं भी क्या लिखे प्रिंट करके ला सकता हूँ अच्छे से. मुझे क्यों इतना याद रखना है, क्यों मेहनत करनी है. बट मुझे बाद में भी याद आएगा ना, फिर अगली बार भूल दूंगा नहीं तो मैं. आप लोग को अगली बार तो चाहिए नहीं, अभी चाहिए, केवल एग्जाम तक चाहिए सर, बाद में तो हम लॉक लगा के रखेंगे किताबों को. नेक्स्ट लिखे ब्लड. सो वेरी 28th ऑफ जून जो है हमारा JINC का 9th फाउंडेशन डे है. एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं फाउंडेशन डे, और यू आर द लकी वन. जो अक्टूबर के बाद आते हैं वो लकी होते हैं, क्योंकि उनको ये मौका मिलता है इसमें पार्टिसिपेट करने का या वो देखने का. और जो बैच जस्ट अभी जून के बाद नॉर्थ के लिए स्टार्ट होगा, वो लोग नहीं देख पाते, क्योंकि चले जाते हैं जैन फेब में चले जाते हैं 6 मंथ होने के बाद. तो आपको ये मौका मिलेगा. और इससे भी बड़ी जो है ये कि पिछली बार उधर जाना पड़ता, थोड़ा दूर था, 1 किलोमीटर दूर, लेकिन इस बार आपके पीछे ही है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे पीछे जो दिखता है यहाँ से, और नया बना बिल्कुल, पहली बार हम ही जा रहे हैं वहाँ पे, और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है. हमारी स्ट्रेंथ तो वहाँ दिखेगी भी नहीं, खाली दिखेगा पूरा. तो आप एंजॉय करें. अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो अपने नाम, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी, मुझे तो पता नहीं क्या है, हाँ मेरे से ज्यादा एडवांस है टीम वाले. तो आप पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकते हैं, एक दिन का ही है वो, बाकी पढ़ाई करनी है बाद में. नेक्स्ट, यस, रेड ब्लड सेल और आरबीसी. सो रेड ब्लड सेल इज आल्सो नोन एज आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल which is also known as RBC, erythrocytes, red blood corpuscles, hematids or erythroid cell. These all are the name of RBC or the red blood cell. It is also known as red blood cell, erythrocytes, red blood corpuscles, hematids and erythroid cells. The next is RBC contain the oxygen carrying protein which is known as hemoglobin. सुना है? Hemoglobin is a pigment that give whole blood its red color. So क्वेश्चन आए MCQ कहीं पे कि why blood is red, तो आंसर क्या होगा?
because of the presence of hemoglobin. Hemoglobin is a pigment which provide red color to our blood. Blood का कलर जो है वो रेड होता है किसकी वजह से? hemoglobin की वजह से. So RBC contain the oxygen carrying protein hemoglobin. Hemoglobin के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब RBC एक बार एंड हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे in detail about the hemoglobin. लिख लिया? So ऑक्सीजन कैरिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है आरबीसी में? hemoglobin. एंड कलर के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? hemoglobin. नेक्स्ट, hemoglobin constitute about 33% of the cell weight. Like ये आपकी एक आरबीसी रेड ब्लड सेल है. इसके अगर हम टोटल वेट निकालें, अगर इसका वेट करें, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस आरबीसी का वेट 1 किलोग्राम है, जस्ट फॉर एग्जांपल, इतना होता नहीं वैसे, एग्जांपल बात कर रहे हैं. इफ इट इज द वेट ऑफ दिस आरबीसी इज 1 किलोग्राम, देन आउट ऑफ दिस 1 किलोग्राम 33% विल बी कंस्टिट्यूट बाय द रेड द हीमोग्लोबिन. जो रेड आपका पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है, इसका 33% पार्ट आपका कवर करता है. रिमेनिंग 67% जो है वो अदर जो हम कंपोनेंट पढ़ेंगे वो आपका वेट बनाते हैं. सो इट इज हैविंग अ मेजर पार्ट इन आरबीसी 33, और इन अदर वर्ड इट विल बी 1/3. 1/3 भी बोल सकते हैं. जो सेल का टोटल वेट है, एक सेल का, वन सेल का, उसका 1/3 कौन होता है? हीमोग्लोबिन. अब अगर आपसे कोई पूछ ले आगे जाके कि आरबीसी का वेट, टोटल आरबीसी जो वेट है वो आपकी बॉडी में इतना है, तो आपका हीमोग्लोबिन कितना होगा, बता सकते हैं आप इजीली? नहीं बता सकते. आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है? एवरेज हीमोग्लोबिन इज 12. और 12 तो नीचे से स्टार्ट होता है, सबसे कम है. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 15 ग्राम्स पर डीएल. हम मानते हैं 15 ग्राम्स. अब अगर आपसे पूछा जाए कि पर डीएल आरबीसी का वेट कितना होता है, 15 ग्राम्स कितना है? 15 ग्राम्स कौन सा वाला पार्ट है? 15 ग्राम्स इज इक्वल टू 33% ऑफ टोटल वेट ऑफ आरबीसी. सो 15 ग्राम है तो उसको किसे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से. सो यू आर 45 ग्राम पर डीएल. दिस इज द वेट ऑफ, या ग्राम हम बात करें किसका है? आरबीसी का. सो आरबीसी का नॉर्मल ग्राम पर डीएल पे अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना होता है? 45 ग्राम पर डीएल. आगे मैं पढ़ाऊंगा पेक्स सेल वॉल्यूम, पीसीबी और हेमेटोक्रिट. मान देंगे 45% नॉर्मल एवरेज होता है, पढ़ा है? पीसीबी होता है 45%. या कल हमने पढ़ा था प्लाज्मा एंड ब्लड सेल का रेशो 55 एंड 45. सो वो 45 वही तो है. ये आगे पढ़ाऊंगा वो भी. ये इसका मीनिंग आया कुछ समझ में? उनको छोड़ दो, कोई नहीं, वो आगे आएंगे. और मीनिंग आगे इसका समझ. टोटल आरबीसी के वेट का 33% वेट कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन. जैसे हमारी बॉडी में हमारे टोटल वेट का 60% वेट कौन बनाता है? 60% water या fluid composition and 40% is dry weight. As same 33% weight of RBC is constituted by the hemoglobin and remaining 67% is constituted by the other component of the red blood cells. Clear? And it will help you to calculate the PEC cell volume, hematocrit, MCV mean corpuscle volume, MCHB mean corpuscle hemoglobin, mean corpuscle hemoglobin concentration, MCHBHC. ये सारा पढ़ा है वैल्यूज कभी? हाँ, अभी मैं थोड़ी देर बाद सीबीसी पढ़ाऊंगा पूरी, तब ये आएंगे. और बाद में आप जब किसी की देखो ना सीबीसी, आज दिन तक तो देखा ही होगा, हाँ ठीक है कुछ नहीं, रेडी है. लेकिन थोड़ी देर बाद आप देख के बता सकते हो कि सर हाँ अब मैं इसका कैलकुलेट करके बता सकती हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रखी है. वो थोड़ा सा अभी एक बार आरबीसी होने के बाद हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन डिस्क्राइब आरबीसी वाज जेन सोमर्थ. जो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले आरबीसी को आपको डिस्क्राइब किया था, जेन सोमर्थ जो पर्सन थे, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था. 30 ट्रिलियन आरबीसी इन एवरेज ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में कितनी आरबीसी होती है आपसे पूछे तो आंसर कितना है? 30 ट्रिलियन ऑफ आरबीसी. इतनी सारी आरबीसी है. सो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं 5 मिलियन, जो हम आरबीसी पढ़ते हैं, जो 5 मिलियन आरबीसी आप पढ़ते हो, वो 5 मिलियन आरबीसी किसमें है? इन 1 ml ब्लड. दैट इज इक्वल टू 1 ml ब्लड 5 मिलियन आरबीसी. अब टोटल ब्लड को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 30 ट्रिलियन ऑफ आरबीसी. सो यू आर ट्रिलियनियर्स इन कंसर्न ऑफ रेड ब्लड सेल्स. यस, मिलियंस देन बिलियंस एंड देन ट्रिलियंस. इतना सारा होता है. जीरो कितने आते हैं वो पता नहीं हमें, और लगाने भी नहीं हमें, लिख देना ट्रिलियंस लास्ट में, जीरो नहीं लगाना है. 6 जीरो बहुत पीछे हो अभी. हम 6 जीरो तक जा सकते हैं, बहुत है इतना हमारे, आगे नहीं जाना है इतना. नेक्स्ट आगे क्या है? The next one is 1% mainly older cells are destroyed daily. अगर आप देखेंगे एवरेज जो फॉर्मेशन एंड जो आपका डिस्ट्रक्शन होता है उसका, तो दैट विल बी ऑलवेज इन बैलेंस स्टेज. जितनी आरबीसी डिस्ट्रॉयड होती है उतनी वापस क्या होती है? बन जाती है. अगर ये इक्वल नहीं होगा तो आपकी बॉडी में आरबीसी का लेवल क्या होगा? डाउन हो जाएगा. अगर फॉर्मेशन कम हुआ है और सिंथेसिस जो आपको सिंथेसिस है वो लेस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हाई हो रहा है, देन योर हीमोग्लोबिन और आरबीसी विल डिक्रीज और बॉडी में नीमा हो जाएगा. सो सिंथेसिस एंड जो डिस्ट्रक्शन होता है दोनों क्या रहता है? इक्वल रहता है. 1% आपका क्या होता है? सिंथेसाइज होता है, एंड इट इज इक्वल टू 1% डिस्ट्रक्शन. सिंथेसिस डन बाय द स्टेम सेल्स, अभी बताया था, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, बोन मेरो में अभी बताया. एंड डिस्ट्रक्शन डन बाय the spleen, mainly by the spleen, other organ are liver and bone also, but mainly by the spleen graveyard of the RBC. So spleen destroy the RBC, 1% RBC will be destroyed in every day. Clear? Next, each RBC contain about 280 million molecule of hemoglobin. एक एवरेज अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल एवरेज वैल्यू है एक आरबीसी में कितना होगा? 280 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच आरबीसी. कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं बॉडी में, देखो. न्यूरॉन, मिलियंस न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मिलियंस न्यूरॉन, बिलियंस न्यूरॉन, और ये पता नहीं कितने ट्रिलियन और मिलियन सारे हमारी बॉडी में है. और हम ही बोलते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं. इतने सारा तो है, और कितना चाहिए है?
यस, कल मैं कुछ सुन रहा था तो उसने बोला कि आई एम सो लकी कि मेरे लाइफ में मेरे पास जो माता पिता है उनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं था उनके पास, बट उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक थिंग दिया जिसकी वजह से मैं आज इस स्टेज पे हूँ। अब वो क्या दिया था? तो उस पर्सन ने बोला कि मेरे को जो मेरे मम्मी और पापा ने, माय मदर एंड फादर जो थे, उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रीडम आज मैं कहाँ हूँ। वो पर्सन जिस लेवल पे था होगा, पता नहीं कहाँ है वो, मुझे नहीं पता, पर वो जहाँ भी था एक अच्छे स्टेटस में है उस पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में एक थिंग्स, फ्रीडम। बस कंडीशन ये है कि उस फ्रीडम को आप करेक्ट एरिया में करेक्ट प्लेस पे यूटिलाइज करें। उस फ्रीडम को अगर मिस यूज करेंगे तो फिर हो सकता है मम्मी पापा के नीचे जाना पड़े हमें, ग्राफ हमारा उनसे भी कहाँ होगा, नीचे, अगर आप उसको करेक्ट यूज नहीं करेंगे तो। यस, सही है नहीं है? तो आपको भी फ्रीडम मिला है, जोधपुर आ गए और कितनी फ्रीडम चाहिए, घर से यहाँ भेज दिया और क्या चाहिए। तो अब उसको क्या करो, प्रॉपर यूटिलाइज करें। और मस्त उसने अगला स्टेटमेंट बोला कि मेरी जो मदर है वो मेरे लिए बहुत ही वो लकी है, ऐसे ऐसे है। मेरी माता जी जो है वो 2 बफेलो जानते हो, भैंस, उसको पालना वो करती है, 10 लीटर मिल्क प्रोडक्ट जो आता है उसको बेचती है, उससे पैसे आते हैं रोज के 200-300 रुपए जो भी आते होंगे, उसके पता नहीं कितना आता है, वो पैसे लाती है और उस पैसों से सिर्फ 300 रुपए से मुझे यहाँ पहुंचा दिया, एक मेरे को इस लेवल पे पहुंचा दिया। घर पे हम 4-4 भाई हैं, उस टाइम से मम्मी पापा जो है उनके 4 बेटे हैं, लेकिन हमारे पास बेडरूम एक भी नहीं है। आज मैं अकेला हूँ लेकिन मेरे पास 4 बेडरूम है। तो उसका मीनिंग जो है वो समझने वाला समझ सकता है कि पहले वाली कंडीशन और अभी वाली कंडीशन में बहुत फर्क है। प्रीवियस टाइम में कितना संघर्ष किया उन्होंने, जो कुछ भी किया, पर फिर भी आपको इस लेवल पहुंचा दिया। आज की जनरेशन है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ अकेले ही है, बच्चे नहीं, नहीं बच्चे नहीं है, बच्चे हैं घर में 5-5 बेडरूम है, क्या करेंगे? बच्चे नहीं है, उनको करेंगे क्या फिर? यस। सो अभी आप अपनी कैपेबिलिटी देखो कि हमारे माता पिताजी 4 बच्चों को पढ़ा के एक आईटी कर सकते हैं या एक नर्सिंग ऑफिसर बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए। और हमारी जनरेशन जो अब आ रही है नेक्स्ट, उनसे बच्चे नहीं, वो उनको प्रॉब्लम आगे क्या करेंगे पता नहीं, रहने दो, हमारे 4 बेडरूम खाली ठीक है। यस, नेक्स्ट 280 मिलियंस। अरे मेरा एग्जांपल कुछ नहीं है ये, दिस इज नॉट माय फैमिली एग्जांपल, आई एम रिसेंटली मैरिड पर्सन एंड इट इज नॉट बिलोंग टू माय फैमिली। दिस these all components are the abstract component। मूवी स्टार्ट होती है उसमें पहले आता है, पहले मैं साइकोलॉजी जब पढ़ा था तो एक लाइन पहले बोलता था मैं, all the examples are not related to any person, any animal, anything, क्योंकि मैं वहां पे हर एक एग्जांपल को कनेक्ट करता था पर्सनल लाइफ से। एंड these all are my own abstract component only। abstract component का मतलब होता है काल्पनिक चीजें। these are only काल्पनिक things not related to anyone, और कोई भी पर्सनल उनको ना ले। वही थिंग सेम है कि these only these things are only for motivation, not on my life or not on my family life। yes, next आगे। approximately 2.4 million new RBC are produced per second in human adult per second। रेट जो है अगर प्रोडक्शन की बात करें 1% पर डे प्रोडक्शन होता है, एंड उन पर डे में पर सेकंड प्रोडक्शन की बात करें तो आंसर शुड बी 2.4 मिलियन आरबीसी पर सेकंड इन ह्यूमन एडल्ट। आरबीसी टेक एन एवरेज 20 सेकंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। जो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन है, वन आरबीसी को वो पूरा कंप्लीट एक हार्ट से जाके वापस हार्ट में आने में टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 20 सेकंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। है मूव करें। These all are one liner direct MCQs, सारे डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं। बाकी फिजियोलॉजी मैं इसके जस्ट आगे स्लाइड पे स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? मूव करें, लिख लिया, नेक्स्ट। टेस्ट जो होगा ट्यूसडे को, उसके लिए ब्लड पूरा पढ़ के आना है, जहां तक मैं पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग जो हमने किया लास्ट क्लास वहां से लेके अभी तक, ट्यूसडे से पहले मंडे तक जो भी पढ़ेंगे सब पढ़ना है। यस। और इस बार पूरा पेपर मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि पेपर में बहुत सारे हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है वो उतने काम के है नहीं, उनकी वजह से हर बार कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है, तो इसलिए मैं ही बनाऊंगा। तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, टाइम पे होगा, और कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो आप लोग अब नंबर अच्छे लाएंगे अगले पेपर में। इस बार तो कुछ क्वेश्चन अलग आगे थे एंडोक्राइन के, अब वाली सर के क्वेश्चन थोड़े, वाली सर थोड़ा। नेक्स्ट मूव करें आगे। नेक्स्ट इज द morphology of RBC। morphology of the RBC, it is very important to understand the morphology of RBC। आप लोगों ने सुना होगा इसका शेप जो भी होता है, लेकिन आपने कभी सोचा होगा या नहीं सोचा, आई डोंट नो, बट आज आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है एंड उसका क्या बेनिफिट है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस शेप। सो विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल। आरबीसी आर बाइकॉन्केव डिस्क शेप, दिस इज द शेप ऑफ आरबीसी, एंड अदर वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, डम्बल या डंबल। जो डंबल होता है, आपने देखा होगा इसको, क्या इसने जब टाइप किया तो उसने ऑटो करेक्ट करके अलग अलग कर दिया, पर ये डंबल होता है, वो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, पहले वो पीटी का ऐसे होते थे स्कूलों में वैसे वाला, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट शेप ऑफ आरबीसी। वो कैसे होता है मैं भी बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट आपको मैं इमेजिन करवाता हूं जिससे आप इसका शेप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड यू हैव टू इमेजिन अ चॉकलेट, एंड नेम ऑफ दैट चॉकलेट इज एल्पेनलिबे। खाया सबने? एल्पेनलिबे चॉकलेट इज हैविंग अ सर्कल राउंड शेप होते हैं, एंड अगर आप देखेंगे तो उसके दोनों साइड से ऐसे डिप्रेशन होता है, राउंड शेप विद डिप्रेशन ऑन बोथ साइड। देखा है सबने? दैट इज द शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी इज हैविंग द सेम एग्जैक्ट सेम, जो शेप एल्पेनलिबे चॉकलेट है जो शेप है, वो सेम शेप आपको इसका मिलेगा आरबीसी। देन हाउ इट इज रिलेटेड टू डंबल, इसको साथ में लिखना है ना, एक ही बी लिखना है। सो ये जैसे आपका राउंड शेप और दोनों तरफ से ऐसे दबा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, जैसे वो जो चॉकलेट एल्पेनलिबे चॉकलेट, उसको आप बीच में से जैसे दो भाई बहन होते थे फिर आधा आधा करके तोड़ते थे, आधा मेरा आधा तेरा, उस देखा है? याद है?
जब आप उसको बीच में से ब्रेक कर देंगे और फिर उसको जहां से ब्रेक है उससे साइड से देखना है, हाफ सर्कल ये है, उसका सामने से लेटरल व्यू जो है उससे देखना है। जब आप उसको लेटरल से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? इट विल बी लाइक दिस, ये सर्कल वाला पार्ट बीच में डिप्रेशन, एंड इट विल बी लुक लाइक दिस, ऐसे ही दिखेगा। हाफ पीछे की तरफ, ऐसे हाफ है वो पीछे से, पीछे जो हाफ आपने थोड़ा आधा इधर वाला उसको दे दिया, आधा आपके पास। सो ये कौन सा व्यू है? दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ द, जब आप आरबीसी को ब्रेक करके लेटरल साइड से आप देखेंगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस, डबल शेप। एंड अगर कंप्लीट शेप देखेंगे तो कौन सा होता है? बाई कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेव है इसलिए बाई कॉनकेव, एंड डिस्क राउंड शेप है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क शेप, बाई कॉनकेव डिस्क शेप। क्लियर यहां तक? यस और नो? नेक्स्ट, ऐसा क्यों होता है इसका रीजन समझते हैं। सो आरबीसी इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज, हमने अभी लिखा था, इट कंप्लीट वन सर्कल और वन सर्कुलेशन इन विद इन 20 सेकंड, मींस इट इज अ मूविंग स्ट्रक्चर, मूव करती है, एंड इट इज मूविंग फ्रॉम ए आर्टरी टू वेरियस स्ट्रक्चर्स लाइक आर्टरी, देन आर्टरियोल्स, capillaries, then venules, and then veins, again heart, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में जाती है, and every these venous structures is these all vessel structures is having different diameters। हर एक स्ट्रक्चर से क्या होता है? डायमीटर अलग होता है, वेन साइज में बड़ी होती है, आर्टरी छोटी होती है, कैपिलरीज थिक स्मॉलेस्ट होती है, एंड उसमें से भी आपका आरबीसी क्या हो जाता है? मूव करके जाता है। इट मींस कुछ तो इसके पास स्पेसिफिक है, तभी ये कर पाएगा। कैसे करेगा? सो इसका जो डिस्क शेप है, ये बाई कॉनकेव डिस्क शेप, बीच में जो खाली होता है, जब ये किसी स्मॉल थिंग्स के अंदर जाएगा तो ये अपने आप क्या कर देता है? ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, इसीलिए इसके बीच में क्या रखा गया? स्पेस, जो दबाया हुआ दोनों तरफ से, तो जो साइड वाला जो एरिया वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस होकर इसकी साइज क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल साइज आरबीसी। इफ इट इज गोइंग इन अ वेरी स्मॉल कैपिलरीज, देन इट विल बी लाइक अ डंबल शेप। अभी मैंने बताया था, ये अपने आप को ऐसे दबाएगी और क्या बना देगी? डंबल शेप बना देगी, एंड इट विल मूव वेरी इजीली इनटू दिस वेसल आल्सो। दैट इज द पर्पस जो यहां पे रखा गया। सेकंड पर्पस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द आरबीसी। आपने क्या किया? इसका सरफेस अगर ये ऐसे ही होता तो सिर्फ यही सरफेस एरिया मिलता, लेकिन इसको हमने थोड़ा एलिवेट करके चारों तरफ से बढ़ा दिया तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। उसका भी बेनिफिट है, अभी मैं बताऊंगा क्या बेनिफिट होता है। तो दो रीजन, वन इज फॉर इजी मूविंग इन ऑल द ब्लड वेसल्स, आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव डिस्क शेप है, एंड सेकंड वन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। इसका शेप क्या होता है? बाइकॉन्केव डिस्क शेप। क्लियर है? याद रहेगा आरबीसी का। नेक्स्ट इज बाइकॉन्केव शेप इज मेंटेन बाय स्पेक्ट्रिन, एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल है जो हमारी बॉडी में एक है। ये क्या करता है? स्पेक्ट्रिन जो मटेरियल है, जो आपका प्रोटीन है, वो क्या करता है? इसके शेप को मेंटेन करने का काम करता है। तो पूछ ले कौन बना के रखता है कंटिन्यूअसली, तो आंसर होगा स्पेक्ट्रिन। The size of the RBC, diameter of RBC is approximately 7 to 8 microns in average, 7.5 microns. So normal size of the RBC क्वेश्चन आए तो the 7.5 microns. Okay, the size of pre-erythroblast is, the precursor form of the RBC is pre-erythroblast, अभी बताया था। The size of pre-erythroblast is 10 to 12 micron। बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा होता है। ओके, कितना होता है साइज ऑफ द pre-erythroblast? अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे आप? So the size of pre-erythroblast is more than 2 times greater of the size of erythroblast, erythrocyte। लिखा हूं मैं साइज भी, डोंट वरी। The size of pre-erythroblast is 20 micron। कितना होता है? 20 microns। And when erythropoiesis process is going on, at that time cell will slowly decrease the size, and that cell will reach to the 7 to 8 micron। धीरे धीरे कम होकर किसमें पहुंचेगा? 7 to 8 micron पाएगा। तो प्री erythroblast का साइज कितना है? 20 microns। और इसको मैच्योर करने के लिए, इमेच्योर है, इसको कहां लाना है? इस मेथड में क्या बनेगा? मैच्योर सेल। नेक्स्ट, नॉन न्यूक्लिएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड? व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूक्लियस? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? सेल डिवीजन। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल डिवीजन? न्यू सेल बनाना, रिपेयर करना, जो भी टिश्यू डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करना, और नई नई सेल्स का प्रोडक्शन करना। सो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, देयर इज नो न्यूक्लियस इन द नॉन न्यूक्लिएटेड, मींस न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द आरबीसी। इट मींस आरबीसी इज नॉट एबल टू रीजनरेट, और वी कैन से फॉर्म द न्यू सेल्स। नया सेल नहीं बना सकती आरबीसी, यस और नो? बना सकती है, नहीं बना सकती है? नहीं बना सकती। तो ऐसा क्यों रखा गया कि इसको नई सेल नहीं बनाने देंगे हम? भाई न्यूक्लियस रख देते, ये भी नई सेल बना लेती, क्या फर्क पड़ता? क्या प्रॉब्लम हो जाती? ये बना लेती खुद ही, आपका रिपेयर कर देती वापस। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग बनाती है। आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, आरबीसी हैविंग एब्सेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता आरबीसी में, जो पावर हाउस ऑफ बॉडी होता है, सेल होता है, दैट इज आल्सो एब्सेंट इन आरबीसी। उसके रीजन है व्हाई दीस आर एब्सेंट। जैसे अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात करें, वैसे अभी हम पढ़ते हैं पूरा प्रोसेस, ये नॉर्मल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। सो दिस एरिया ऑफ द सेल इज कवर्ड बाय दिस न्यूक्लियस। ये वाला एरिया किसने ले लिया? न्यूक्लियस ने ले लिया। हियर वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस एरिया कवर्ड बाय mitochondria। Mitochondria is a powerhouse of cell, and it produces energy by which process? Aerobic or anaerobic? Aerobic, so it required oxygen। याद रहेगा इतना? अब if I remove this nucleus, the inside the space है वो increase होगा, decrease होगा? It will increase the space। So when space is increased, then hemoglobin amount will increase or decrease inside the RBC? It will increase। And when hemoglobin increase, then the binded oxygen will be increase or decrease? Increase। So the oxygen carrying capacity will increase or decrease? So this is the one reason why RBC is non-nucleated, to increase the oxygen carrying capacity of the blood or hemoglobin or the RBC। Second, mitochondria is the organelles which is present inside the cell, which is responsible for the energy production in our body or in the cell, and it is produce the energy by using an aerobic pathway in the presence of oxygen। We remove this mitochondria out, इसको बाहर निकाल दिया। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता, आरबीसी के अंदर, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंडेड है उसी को क्या करता? यूज कर लेता, और ये यूज करके आपकी ऑक्सीजन को क्या करता? डिक्रीज कर देता, एंड टिश्यू विल रिसीव द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रेजेंट होता तो, बट माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या किया? हटा दिया। नाउ
RBC required also, RBC also required energy, RBC को भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, but RBC will take energy with an anaerobic pathway because of the absence of mitochondria. तो अब यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आएगी? एनारोबिक पाथवे से, और एनारोबिक पाथवे पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये ऑक्सीजन का कंजप्शन नहीं करेगा, एंड ऑक्सीजन इसके अंदर क्या रहेगी? ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी. सो दिस इज आल्सो द सेकंड रीजन व्हाई mitochondria is not present in the RBC, because mitochondria is the organ which is producing energy by aerobic pathway. To stop that aerobic pathway, we remove the mitochondria from the cell, and cell will undergo for anaerobic pathway for the energy production. Anaerobic pathway से एनर्जी बनेगी और आपका ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं होगा. क्लियर है? मूव करें. नेक्स्ट, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092 to 1.0101. So now I will explain you the size which is 7.5 micron, from 20 to 7.5 micron, and from a nucleated cell to non-nucleated cell कैसे बनता है RBC, उसको हम डिस्कस करते हैं. ये सारे मॉर्फोलॉजी क्लियर? अरे क्लियर है सारे? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं. दिस इज द RBC, दिख रही है एल्पेनलिबे है, ये है इसका डिस्क शेप, ये अंदर से डिप्रेस्ड है और इसको ऐसे काट दिया तो ये ऐसे दिख रहा है डंबल शेप. यस, सो ऑन द टॉप ऑफ द RBC ऐसा दिखेगा, और इसको कट करने के बाद साइड से ऐसा व्यू आएगा डंबल शेप. नेक्स्ट, RBC सरफेस कंटेन एंजाइम, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है G6PD. सुना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, G6PD, जो पीडियाट्रिक में आपको सर पढ़ाते होंगे, डिजीज भी होती है. डेफिशिएंसी ऑफ G6PD लीड टू इनबॉर्न बाइबॉर्न बर्थ से ही होती है, जहां पे जो वेरियस न्यूट्रिएंट है उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और बच्चे को बार-बार डायरिया, लूज मोशन होता रहता है. G6PD डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पीडियाट्रिक में पढ़ाएंगे, बट इन आवर डिस्कशन इफ द G6PD is not present on the RBC, then it may lead to restriction of RBC hemolysis, बहुत severe होगा, person will undergo anemia. So G6PD or the glucose 6 phosphate dehydrogenase present on the surface of RBC, lack of this enzyme can cause hemolytic anemia. I will teach you about all type of anemia later on when disease portion will discuss. Next, ये काउंट फिर से नहीं लिखेंगे, वापस बार-बार आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है. लिख लिया सारे काउंट पहले? लिख लिया था ऑलरेडी RBC का काउंट, बार-बार नहीं लिखना है. On the surface of RBC there is an antigen also present. देखा है आपने एंटीजन? पढ़ा है एंटीजन होता है कुछ? नहीं होता है? एंटीजन ABO एंड RH एंटीजन कहाँ होता है? RBC के सरफेस पे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, मैं ABO एंड RH पढ़ाऊंगा, पूरा ग्रुपिंग तब पढ़ेंगे. लिख लिया ये काउंटिंग नहीं लिखना है. RBC फिजियोलॉजी, जो पॉइंट मैंने अभी समझाए थे उन पॉइंट्स को यहाँ देखते हैं. यस, क्या पूछ रहे भाई, पूछो. प्रीवियस स्लाइड, एक लाइन लिखने में. RBC फिजियोलॉजी, कुछ स्पेसिफिक थिंग्स जो फिजियोलॉजी के साथ RBC में आप पढ़ते हैं उनको बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. लिख लिया? पीछे लिख लिया? नेक्स्ट, फिजियोलॉजी ऑफ RBC, द फर्स्ट वन इज red blood cells are highly specialized for their oxygen transport function. Why it is highly specialized, उसका रीजन, तो दो रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे. वन इज because of non-nucleated cell, there is a large space present inside the RBC, so more oxygen can be stored in the RBC. inside RBC आप ज्यादा ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से. तो ये एक रीजन आपका जो लिखा है. because mature RBC have non-nucleus, all the internal space is available for oxygen transport. This is the one reason why RBC is highly specialized for oxygen transport, and why other cell like WBC and platelets are not highly specialized for this RBC, this oxygen transport. तो उसका रीजन हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट, पहला पॉइंट क्लियर, क्यों होता है RBC highly specialized? तो सेकंड पॉइंट, because RBC lack mitochondria and generate ATP anaerobically. Anaerobically means without oxygen they do not use up any of the oxygen they transport. जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें से कोई भी अमाउंट ऑक्सीजन का वो यूज नहीं करते हैं, and that is the second reason why RBC is highly specialized in oxygen transport. बाकी सेल में ऑक्सीजन जाती है, वो खुद ही खा जाती है. होता है, अपनी दुकान होती है तो फिर आधा तो हम खुद ही खा जाते हैं, और जो बिकता है उसमें भी लॉस आता है, फिर देखते हैं कि लॉस आ रहा है क्योंकि लाए उसमें से आधा तो खा गए और आधे में क्या मिलेगा फिर बाद में. तो वही है, अदर सेल्स में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन तो होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वो न्यूक्लियस की वजह से लेस अमाउंट होगा और उसको माइटोकॉन्ड्रिया यूज करके क्या बना देगा? एनर्जी. आ रहा है कुछ समझ में? है, घर जाना है और जहां भी लिखना हो, छत पे लिखना हो, नीचे लिखना हो, जहां लिखना लिख देना. आपको सर बोलते हैं कहां लिखने के लिए? छत पे. तो बेड ऊपर ही होता है आपका, ज्यादा दूर नहीं होता, लिख देना जहां इच्छा हो वहां लिखना. पर करना क्या है? अरे वो मुझे भाई नो दैट, आई नो एवरीथिंग. छत का मतलब नीचे का मतलब सब जानते हैं. आई एम जस्ट ऊपर लिखा है इतना, वो तो उतने से गेप में लिखने से कुछ नहीं, हम तो उतना जगह भी नहीं छू. मैं, मेरे पास जो नोटबुक का इंसिडेंस, मैं कभी घर पे बैठे देखता हूँ ऐसे. सो नोटबुक मेरे पास एक ही थी, और वो भी वो ब्लैक पेपर वाली. व्हाइट पेपर वाली नहीं, ब्लैक पेपर. जानते हो किसके पास? देख मैं बताता हूँ. आज तो किसी के पास है ही नहीं यहाँ पे, कोई तो होगा है, फिर भी ऐसा नहीं है. सो हाँ, रफ कॉपी बोलते हो आप. रफ क्या होता है? उसमें रफ कौन सा होता है? सो रफ वर्क के लिए आप बोलते हैं, वही वही लाते थे, वो सस्ती आती थी. ब्लैक ब्लैक पेपर आते थे उसमें, और वो 2 रुपए वाला पेन जो अच्छे से डार्क लिखता था, वो वाला पेन. और हाँ, उस वो पहले 2 रुपए में आता, पता नहीं. सो वो था, और उस कॉपी में 6-7 सेक्शन थे ऐसे. आगे एनाटॉमी, थोड़ी देर बाद फिजियोलॉजी, फिर पीडियाट्रिक, फिर साइकियाट्रिक. और उसमें लिखते कुछ नहीं थे, बस ये लिखते थे साइकियाट्रिक, बाकी बैठे रहते थे पीछे से. बाद में अभी मैं उसको देखता रहता हूँ ऐसे, कभी-कभी टाइम मिलता है ना. वो अभी इतनी बड़ी हो गई वैसे, बड़ी-बड़ी वो ऐसे जब पढ़ाई करता है ना कोई, तो नोटबुक या बुक ऐसे बड़ी होती जाती है. वो भी बेचारी एज में बढ़ती है जब आप उसको यूज करते हो. नहीं यूज करते ना, वो ऐसे रहती है वो.
उसको अगर पड़े रखोगे तो वो छोटी होती जाएगी, दबने से छोटी हो जाती है, लेकिन आप उसको यूज करते हो बड़ी होती जाती है, उसको भी प्राउड होता है चलो मेरा भी कुछ हो रहा है। सो ऐसे वो फूल गई ऐसे बड़ी हो गई है। वो एक ही नोटबुक ऐसे होती थी और हमारे पास देखो कितना व्हाइट क्लीन ऐसे जैसे है, कोई पैसे वेस्ट नहीं कर रहे कभी भी। अभी का टाइम में मनी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर यू। उसको जितना बचा सकते हैं उतना सेव करना है। पूरी नोटबुक में पीछे खाली पड़ा तो पीछे से स्टार्ट कर दो। और जो आप बोल रहे हो छत वाली, तो छत होती नहीं थी हमारी, क्योंकि हम लिखते ही वहीं से स्टार्ट करते थे। छत है कहाँ वहाँ पे, हम स्टार्ट ही वहीं से करते थे और लिखते वही थे जो हमें लगता था ये लिखना, बाकी तो लिखते ही नहीं थे। लिख के क्या करना है, आता वैसे ही कुछ नहीं, इनको लिख के भी क्या आएगा, ऊपर वही लिखो जो हमें लगता है ठीक है चलो बस। सो वो कॉन्सेप्ट हमेशा आपको यूज कर। और किसी ने एक ऊपर लिख दिया ऐसे कि द रफ नोटबुक इज मोर इंपोर्टेंट देन योर दिस वन, जो भी आप फेयर वर्क जो होती है, पता है, क्योंकि रफ नोटबुक ऐसी होती है जिसमें सब कुछ होता है। ये फेयर वाली में तो एक ही होता है, इसमें पीडीआर इसमें, लेकिन रफ वाली सब कुछ होता है। और जब आपको लगता है इसमें नहीं है तो आप किसको ढूंढते हो फिर, रफ को ही ढूंढते हो, क्योंकि उसका इंपोर्टेंट लाइफ में क्या है ज्यादा है, उसको फेंकना नहीं है, उसको बेचारे को इंपोर्टेंट देना है। चले आगे नेक्स्ट। Next is E1, the shape of the RBC facilitates its function। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था shape के दो फंक्शन। फर्स्ट वन इज easy moving inside the vessels and second one is increase the surface area, which is very important because when there is a large surface area the high amount of oxygen will diffuse inside and move outside। ज्यादा होगा तो ज्यादा अंदर जाएगी, कम होगा तो कम जाएगी। भाई लाइन में एक ही गेट होगा तो लाइन लगना पड़ेगा, एक बस गेट है तो ज्यादा लोग अंदर आ सकते हैं, yes or no? So same, if the large surface area present on the surface of RBC, more oxygen will enter inside with quickly, and if there is a small surface area is there, like in microcytic एनीमिया आगे हम पढ़ेंगे, in that situation person will have the lack of oxygen because of small size of the RBC। मैं आगे पूरा वो भी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में एनीमिया में। सो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। A biconcave disc shape has a much greater surface area for the diffusion of gas molecule into and out of the RBC। So this is the reason why RBC having a much greater oxygen carrying capacity compared to other cells। तो ये सारे पॉइंट घर जाके एक बार आप रीड आउट करोगे सब समझ आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। जस्ट वन टाइम रिवाइज करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यस कर लोगे, वो कर दे। मोस्टली कल जो है ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सारा मैं कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कुछ एबीओ ग्रुपिंग है और क्या है देखना पड़ेगा बाकी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो सर ने पढ़ा दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा दिया। हाँ तो हमें बस ग्रुपिंग पढ़ना है, एबीओ एंड आरएस ग्रुपिंग और कैसे ट्रांसफर होता है। वैसे मैं जेनेटिक्स में भी पढ़ा देता हूँ पर यहाँ भी पढ़ा देंगे किसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, माता पिता से कैसे ट्रांसफर होता है, मेंडल वाला रूल। नेक्स्ट, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। सो द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी अगर आपसे पूछे तो आंसर शुड बी 120 डेज। अगर कोई भी एज ग्रुप मेंशन नहीं किया गया है, नो स्पेसिफिक एज ग्रुप इज मेंशन इन द एग्जाम, तो आंसर क्या होगा 120 डेज। सो इन एडल्ट इट इज 120 डेज एंड इन पीडियाट्रिक पेशेंट इट इज अप्रोक्सीमेटली 82, टर्म बेबी में 90 डेज एंड प्रीटर्म बेबी है तो वहां पे थोड़ा कम रहेगा 35 टू 50 days। So this is the reason why pediatric or the newborn baby have higher chance for developing jaundice compared to an adult male person, because the RBC having short lifespan in infant and in adult it having large we can say more duration जो आपको lifespan मिलता है। ओके अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछे कि आरबीसी 120 डेज के बाद में क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती है, इतना ही है उसका लाइफ, क्या रीजन है? सो देयर आर फ्यू रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब हम आरबीसी, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मूविंग करती है कैपिलरीज वेसल्स सब में, सो इट विल चेंज देयर शेप अगेन एंड अगेन एवरी 20 सेकंड इट कंप्लीट वन सर्कुलेशन। सो इट इज मूविंग इन वेरियस डायमीटर सेल्स होती है उनमें मूव करती है। एंड जब ये बार बार लाइक आपको भी कोई ऐसी नेरो टनल है और उसमें बहुत भीड़ है और आपको भेजे तो आप वापस आओगे तब तक आप देखोगे कहीं यहाँ पे बड़ा सा वो बन रखा है, इधर बड़ा सा स्वेलिंग हो रखा होता है, पैर में इधर खून आ रहा है, कभी आप इधर कभी इधर दीवार पे, होता नहीं होता है, लगता है ट्रेन बहुत भरी हुई है उसमें देखोगे ऐसे लगती है चोटें, फिर आप चल रहे होते हैं। वो सेम किसके साथ होता है, इट विल सेम हैपन विद आरबीसी। व्हेन आरबीसी मूविंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स इट विल स्ट्रक वन टाइम ऑन दिस वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, अगेन नेक्स्ट ऑन दिस वॉल, तो उससे क्या होता है उसकी जो सेल वॉल है वो क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है। द सेल वॉल विल बी डेस्ट्रॉयड, आरबीसी जो सेल वॉल है, एंड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल इट विल स्वेल। भाई आपको भी इंजरी होती है तो स्वेलिंग होती है, तो आरबीसी में भी क्या होगी, स्वेलिंग होगी, एंड ड्यू टू स्वेलिंग इट विल इंक्रीज इन द साइज, इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन साइज इज इंक्रीज्ड इन आवर बॉडी द स्प्लीन इज द ऑर्गन जहां पे आरबीसी जो 7.5 माइक्रोन जो नॉर्मल साइज है उससे लार्जर साइज का आरबीसी कभी भी मूव नहीं कर सकता है। स्प्लीन नॉट अलाउड एनी साइज ऑफ द आरबीसी व्हिच इज ग्रेटर देन 7.5 माइक्रोन or 8, normally 7 to 8, so spleen is only out the size of the RBC which is 7 to 8 micron। After 120 days with this all struggle in the blood vessels RBC size will increase more than 8 micron। ये सारे मारपीट की वजह से बेचारी सूज कितनी हो जाती है, 8 से ज्यादा हो जाती है। एंड जब ये स्प्लिन के पास जाती है तो स्प्लिन बोलता है बहुत बड़ी हो गई अब तेरा काम खत्म, और उसको वहीं पे वो टेस्ट कर देता है। सो दिस इज प्रोसेस हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, द फर्स्ट वन इज आरबीसी or the red blood cell live only about 120 days because of the wear and tear their plasma membrane undergo as the squeeze through the blood capillaries। बार-बार उसको क्या होना पड़ता है, स्क्वीज होना पड़ता है मूव करने के लिए, छोटा बड़ा, दैट इज द रीजन। आप नहीं भी लिखो तो याद रख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। विदाउट अ न्यूक्लियस, दिस इज द सेकंड वन जो हम पढ़ना है। द नेक्स्ट वन इन व्हेन वी हैव एनी टाइप ऑफ इंजरी ऑन आवर बॉडी, लाइक इफ आई हैविंग अ इंजरी हियर, क्या होगा, इट विल रिपेयर आफ्टर 2 days 5 days और 10 days, न्यू सेल फॉर्म होगी और क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिपेयरिंग हो जाएगा। बट इन केस ऑफ आरबीसी, आरबीसी इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, सो नो जनरेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ सेल इनसाइड द आरबीसी। अब आरबीसी जब मूव करेगी ब्लड वेसल्स में तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन वो क्या हो रही है, वियर एंड टीयर हो रही है, बट नो रिपेयरिंग इज देयर।
रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो रिपेयर पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसका साइज बढ़ेगा और उसको लास्ट जाके खत्म होना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट लाइन ये लिखा हुआ है, विदाउट अ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स आरबीसी कैन नॉट सिंथेसाइज न्यू कंपोनेंट टू रिप्लेस द डैमेज्ड वन। The plasma membrane becomes more fragile with age and the cell are more likely to burst, especially as the squeeze through narrow channel in the spleen. So spleen में कैसे destroy होती है अगर हम उसकी बात करें? हाँ लिख लो पहले सारा, यस। हम ब्लड वेन की बात करेंगे अभी, ब्लड वेन कभी पढ़ाऊंगा मैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। क्लियर? जो नीचे लिखा हुआ है मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, पर आप लोग मानोगे नहीं, लिखोगे पहले तो आप लिख लो पहले, फिर पढ़ाऊंगा। वो करें? So there are few mechanism which is completely different from human body and in a blood vehicle. Like जब हम packed cell volume पढ़ते हैं, पीसीवी सुना है? Packed cell volume पीसीवी. So पीसीवी या पैक्ड सेल जो हम पढ़ते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो बेग में पैक कर दी जाती है। सो फ्यू डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट थिंग न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी, जो रेड ब्लड सेल्स है दैट रिसीविंग न्यूट्रिएंट जो आपका मिल रहा है वो उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको मिलता है। व्हाटएवर द रेड ब्लड सेल रिक्वायर्ड दे विल टेक फ्रॉम द ब्लड एंड दे विल सर्वाइव। बट इन केस ऑफ ब्लड वी आर एडिंग ए न्यूट्रिएंट इनसाइड द ब्लड। देखा ब्लड के अंदर एक लिक्विड होता है ब्लड देने से पहले, किसी ने ब्लड दिया हो तो आपको बेग देते हैं, बेग के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, पता है? 50 ml ऑफ लिक्विड इज देयर एंड दैट इज सोडियम होता है, सोडियम सिट्रेट होता है। न्यूट्रिएंट की बात करें, न्यूट्रिएंट इज नॉट सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट इज एन एंटीकोगुलेंट। सो विद सोडियम सिट्रेट देयर इज अ डेक्सट्रोज, जो आपका पैक्ड सेल होती है उनको क्या मिलाया जाता है उसमें? डेक्सट्रोज फॉर द न्यूट्रिएंट ऑफ आरबीसी। तो वहां पे सिर्फ आरबीसी को डेक्सट्रोज मिलता है। सेकंड थिंग, इन बेग आरबीसी इज नॉन फंक्शनल। बेग के अंदर आरबीसी क्या है? इट्स अ नॉन फंक्शनल सेल एंड इन आवर बॉडी आरबीसी इज अ फंक्शनल सेल, जो उसका काम ऑक्सीजन कैरिंग करना, दैट इज द वर्क जो कर रही है, लेकिन बेग के अंदर उसका वो काम नहीं है, आरबीसी वो अपना काम नहीं कर रही है। सो ये सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, लाइक जैसे आप ब्लड को बाहर निकालते हो क्लॉट हो जाता है, लेकिन अंदर रहता है तो क्लॉट नहीं होता है, क्यों? सेम कंडीशन वही है कि आप अगर किसी फंक्शनल सेल को नॉन फंक्शनल बना के बेग में बंद कर देंगे तो एक फिक्स टाइम है कि उतने टाइम तक वो रह सकता है, उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन होना फिक्स है, और वो न्यूट्रिशन भी उतने टाइम तक ही वर्क करेगा। आप ऐसा नहीं कि 10-15 लीटर में भर दो रख दो, ज्यादा टाइम तक चलेगा, फिर वो आरबीसी काम नहीं आएगा, वो ब्लड भी हमारे काम नहीं आएगा। हम उसमें एक लिमिटेड अमाउंट डेक्सट्रोज डाल सकते हैं और वो डेक्सट्रोज उस आरबीसी को उतने दिन तक ही सर्वाइव करवा सकता है, उससे ज्यादा टाइम बाद वो सर्वाइव खत्म हो जाएगा, डेक्सट्रोज ही नहीं बचा। अब ऐसा तो नहीं कि बेग को खोल के और डेक्सट्रोज भर दो उसमें, 10-15 ml थोड़े दिन और रखते हैं और भर दो। हम एक ही बार डाल सकते हैं वो जो डाला है, और उसके बाद वो एंड रहता है, तो फिर उसको आरबीसी को भी क्या होना पड़ेगा? खत्म। क्लियर? हाँ, इसकी हम बात करते हैं लास्ट वन कि आरबीसी कैसे डिस्ट्रॉय होती है। सो जब व्हेन आरबीसी इज मूविंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स एंड ड्यू टू दिस वियरिंग एंड टियरिंग इफेक्ट देयर आर सो मेनी इंजरीज ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, दिस इज द आरबीसी, and because of the wearing and tearing there are so many pores formation on the RBC, and when RBC moving in the spleen, जब spleen में move करेगी in spleen the solution which is present inside the spleen through which the RBC is moving, that solution is a hypotonic solution, it's a hypotonic solution which is present inside the spleen, and every RBC will move through this hypotonic solution. If there is a porous on this RBC surface, the fluid will move from outside to inside, because inside the osmolality is higher compared to outside. बाहर hypo है, अंदर iso भी होगा तो भी अंदर ज्यादा है बाहर से, so fluid कहाँ जाएगा? Inside. And when fluid is moving inside, then RBC will swell more and more. Swelling will be more and more, and the size of the RBC will increase more and more, and that higher size of RBC will automatically destroyed by this spleen. So this is the reason why RBC is destroyed by this spleen. Spleen में क्यों destruction होता है? तो जो damaged RBC है वो क्या करती है? फ्लूइड उसके अंदर जाएगा, स्वेल होगी और आपका स्प्लीन क्या करेगा? उनको किल कर देगा। लेकिन नॉन डैमेज आरबीसी जहां पे कोई पोरेंस नहीं है, वहां फ्लूइड इनसाइड नहीं जाएगा, वो नॉर्मल साइज रहेगी, तो इजीली वहां से मूव करके वापस आउट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, ruptured red blood cells are removed from the circulation and destroyed by the phagocytic macrophages in the spleen and liver. The breakdown products are recycled and used in the numerous metabolic processes including the formation of new blood cells. अभी बताएंगे क्या बनता है इनसे नया, तो ये दोनों लाइन लिखने की आई थिंक रिक्वायरमेंट तो मुझे नहीं लगती है। Destroy कौन करता है? तो liver and आपका spleen, primary is the spleen and second one is liver. When RBC breakdown occurs, multiple things जो है आउट होगी और वो अलग अलग थिंग्स बनाएगी, उनको हम देखेंगे अभी यहाँ पे कैसे बनता है, क्या बनता है। लिखिए, वो करें। जिंकियन रूबी जो है वो पूछना चाह रही है वियर एंड टियर क्या होता है। आप में से कोई पूछना चाह रहा है व्हाट इज वियर एंड टियर? है वियरिंग एंड टियरिंग। सो दीस आर सिंपल वर्ड्स और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा। वियरिंग एंड टियरिंग का मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, टूट फूट जाना, दैट इज वियरिंग टियरिंग। नहीं? हाँ बिल्कुल, आप लोग इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट, सो पहले इनका डिस्ट्रक्शन पढ़ना है या पहले फॉर्मेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आरबीसी कैसे बनती है या आरबीसी कैसे डिस्ट्रॉय होती है, दोनों हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक सारा। अब मेरे पास फोटो बनाने बाकी रहे, वो फोटो बनाऊंगा मैं। तो क्या बनाना है पहले?
फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस, चलो इरिथ्रोपोइसिस बनाते हैं, लिख लिया। सो प्री इरिथ्रोब्लास्ट हमने लिखा था स्टार्टिंग में, which is approximately 20 micron in size, it's having a nucleus or it's non-nucleated? प्री इरिथ्रोब्लास्ट is a nucleated cell or non-nucleated cell? Nucleated cell, nucleus present होता है, because of the presence of nucleus the size is very large. Other factors भी है जो हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे। So लाइफ स्पान तो हो गया, तो खत्म, इसमें हमें लिखना था, वही जो हम बात करेंगे, तो मैं यही दिखता हूँ, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। So मैं इसी को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसके बीच में जो है, यहाँ दोनों के बीच में, इससे इसके बीच में क्या है वो हम पढ़ना है, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। पहले आप लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ह्यूमन एरर कभी भी हो सकता है, और आप फिर मेरे से एक्सपेक्ट ना करें, तो समझ लो पहले, दैट इज मोर बेटर। सो फर्स्ट इज द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, CFU था, CFUE, and CFUE will give you a specialized precursor cell for erythrocyte, that is pre-erythroblast. Now the various stages जो हम डिस्कस करेंगे प्री इरिथ्रोब्लास्ट से। सो दिस इज द सेल जो मैं यहाँ फॉर्म कर रहा हूँ, फर्स्ट सेल हियर, दिस इज द सेल व्हिच इज प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल, and this cell of the RBC is having the size approximately 20 micron. The pre-erythroblast cell is a nucleated cell, so there is a nucleus inside the cell and all the nucleic material present inside this cell. Now the first concept is why RBC is non-nucleated and why pre-erythroblast cell is a nucleated cell. Why? Because not nucleus maturation, because in this pre-erythroblast there is no hemoglobin, इसके अंदर hemoglobin है, pre-erythroblast cell does not contain any hemoglobin, and its cell membrane is also not matured. For these things you required the rapid proliferation, सेल का बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग रिक्वायर्ड होगा, आपको ग्रोथ करवानी पड़ेगी। भाई आपको हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल न्यूक्लियस तो होना चाहिए, वही तो आपका आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए सबको मैसेज देगा, फिर कुछ बनेगा ना, उससे कुछ होगा, और ये अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो क्या बन सकता है। So for the formation of all these internal material which required for the RBC maturation, आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, you required a nucleus, that's why this cell is nucleated cell, और ये कैसे कन्वर्ट होगी मैं भी बताऊंगा वन बाय वन। So this is the 20 micron pre-erythroblast cell, it's a nucleus of the cell, nucleus, and this here DNA is also there, DNA भी होता है, DNA पढ़ाया था मैंने, तो नहीं पढ़ाया, कहीं तो पढ़ा होगा, अरे डबल बताया था, हेलिक्स डीएनए, वाटसन एंड क्रिक, भूल गए। डीएनए जहां से क्या बनेगा, नया नया सेल बनेगा। जब भी डीएनए से आपको प्रोटीन सिंथेसिस या डीएनए सिंथेसिस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर द न्यू डीएनए सिंथेसिस, फर्स्ट थिंग व्हाट यू रिक्वायर्ड, हाँ अलग, किसने बोला अलग, अलग अलग करना पड़ेगा, याद करो टॉपोआइसोमरेज एंजाइम को, भूल गए। सो फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर्ड दैट यू रिक्वायर्ड सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो डबल स्ट्रैंड है उसको क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्ट्रैंड करना पड़ेगा, एंड दिस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आर नोन एज क्रोमेटिन, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो ये पहला स्टेज यहाँ हो गया कंप्लीट। इन दिस प्री-इरिथ्रोब्लास्ट देयर इज नो हीमोग्लोबिन, एंड व्हेन देयर इज नो हीमोग्लोबिन देयर इज नो कलर, कोई कलर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, ये ऐसे रहता है। इन द नेक्स्ट स्टेज this is the second one, this is little bit smaller compared to this first one, this is the pre-erythroblast, but this is not pre-erythroblast, I will mention name later on, बाद में लिखूंगा मैं। Here the nucleus which is little bit smaller compared to the first one, and one more thing which is very important to understand, that is these are the chromatin in single strand, chromatin क्या हो गया, DNA के single strand हो गया, and when there is single strand DNA is there, then protein synthesis, DNA synthesis क्या होगा, start हो जाएगा, and very important the ribosome are also present in this cell, ribosome ही protein synthesis करेंगे, ribosome ही करते हैं with the help of messenger RNA and rRNA, वो सारा मैं नहीं पढ़ूंगा, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, mRNA messenger RNA रीडिंग जो भी होता है वो सारा हमें नहीं पढ़ना है, उसका कोई मतलब ही नहीं हमारे, सिंपली याद रखो इतना। तो ये अंदर क्या बन गए, these are the ribosomes। अगर हम ribosomes की बात करें, discuss about the ribosome, the ribosomes are the pigmented things in our body, ribosome is also a pigmented type of cell, and when we are staining the ribosome in various dyes, अलग अलग dyes में अगर आप stain करेंगे तो they will stain again in a basic dye, किसमें stain होंगे, basic dye में, जो बेसोफिल जो हम बात कर रहे थे, basic dye होती है उसके अंदर क्या होंगे, stain होंगे, and when these are stained in a basic dye they will produce which color, the basic dye will produce blue color, and if you stain this whole RBC, this thing, this will stain in which color, blue color, याद रहेगा इतना। and ये blue color किसकी वजह से है, because of the presence of this ribosome, and ribosome will stain in basic dye होती है, blue color करती है, उससे stain हो जाते हैं, तो इसका कलर क्या रहेगा, blue color। At this stage, this pre-erythroblast, which is stained in blue color, and this fragmented DNA and these basophils are there, and because of these all things, now this cell is known as basophilic erythroblast। क्या बोलेंगे इसको, basophilic erythroblast। Why it is basophilic erythroblast, because it can stain in basic dye, blue color dye, and that's why it is known as basophilic erythroblast। And क्यों stain हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये राइबोसोम, क्लियर, राइबोसोम is required for the hemoglobin protein को synthesize करने के लिए आपको required होंगे। Now because of the presence of ribosome, the ribosome will start forming hemoglobin, ये क्या बनाएंगे, hemoglobin बनाएंगे, इनका काम ही यही है। So now this RBC slowly this erythroblast slowly decreasing in the size, and the nucleus is also decreasing in the size, as well as these are the ribosome, और वो chromatin तो है यहाँ पे मैं बना नहीं रहा हूँ, पर present है, और उसके साथ में a few number of hemoglobin will also appear here। यहाँ पे क्या होंगे, कुछ नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन है वो क्या होंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो फ्यू आर द राइबोसोम एंड फ्यू आर द hemoglobin। The ribosome will give you which color,
blue color, and this hemoglobin will give you red color. And when there is more than one color, that is known as so this stage of this erythroblast is known as the next thing that is the क्या बोलेंगे बताओ रे पहले नहीं पढ़े कॉलेज में नहीं पढ़ा था. So this is known as polychromatic erythroblast. Poly का means more than one, multiple, and chromic, chrom means color. आपने देखा गूगल क्रोम आता है उसमें देखो ऐसे कलर होते हैं अलग अलग. Chrom means color. So polychromatic means more than one color. साइज नहीं लिखा हमने इधर कितना साइज था 20. ये 20 से डिक्रीज हो गया कितना हो गया 17 माइक्रोन. This will decrease further in 14 micron. Now the next. आजा भाई. Further मैं इसका साइज ज्यादा छोटा नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे तो बड़ा लिखने के लिए चाहिए, पर वैसे धीरे-धीरे क्या होता है इसकी साइज स्मॉल होता जाएगा. So the next stage, this is the next erythroblast, which is having again a smaller size of this nucleus. These are the few number of ribosome. बहुत कम राइबोसोम बचे, 1 2 या 4 बचे, बस ज्यादा नहीं बचे. And there are a huge number of hemoglobin because ribosome converted into प्रोटीन बन गया सबने मिलके. तो क्या हो गया ज्यादा से ज्यादा hemoglobin हो गया. So much amount of hemoglobin is there with a few number of ribosome. Now if you stain this cell, this will stain in red color or this will stain in blue color. This will stain in red color because a huge number of RBC hemoglobin is there. So this red color stained erythroblast cell now converted into 10 micron, and this cell is known as कितना इजी देखो, कुछ नहीं करना पड़ रहा है. This is known as orthochromatic erythroblast. Orthochromatic erythroblast. Clear है? यहाँ तक clear? In some books about these three types. The first one is basophilic erythroblast, second one is polychromatic erythroblast, and third one is orthochromatic erythroblast. Mentioned as a the first one is basophilic erythroblast is mentioned as a early erythroblast. The polychromatic is mentioned as a intermediate erythroblast, and the orthochromatic is mentioned as a late erythroblast. तो दोनों ही सेम है. Maybe you are refer some other books and ये नाम लिखे हो तो वो भी एक ही बात है, अलग कुछ भी नहीं. Clear? Still it is not mature because size of the RBC is still 10 micron, and it is now very important to put this strain जो chromatin थे तो network अभी भी present है ऐसे. In the next this is the next is RBC, which is approximately 7 to 8 micron. The nucleus is thrown out. Nucleus यहाँ पे क्या हो गया बाहर निकल गया. पीछे सिर्फ क्या बचा है the few number of basophil with a huge number of hemoglobin. Here and these are the few chromatin, like 1 2 chromatin are also there. So this is known as RBC, mature RBC. Very good. A mature RBC does not contain anything else rather than hemoglobin. Hemoglobin के अलावा कुछ भी नहीं होता है mature RBC में. So it is having 1 or 2 your ribosome as well as chromatin is there. तो ये mature RBC तो possible नहीं है. तो फिर क्या है ये? So this cell is known as, the further name of this cell is, सुना होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो, reticulocyte. सुना है? Reticulocyte is the cell which lose the nucleus. Nucleus lose होने के बाद में जो cell बचा है उसको हम क्या बोलते हैं? Reticulocyte. Why it is reticulo? Because अभी भी इसके अंदर chromatin present है, reticles present है. That's why it is known as reticulocyte. And in this form, this RBC enter in your circulation. Reticulocyte form में ही RBC किस में enter करती है? आपके circulation में. So after ending of the 7 days, now RBC enter in your blood circulation in which form? Reticulocyte. And after 2 or 3 days, this chromatin and the ribosome completely disappear, and this RBC only having the hemoglobin, that is known as erythrocyte. So इसके बाद क्या आएगा अगला stage? Erythrocyte. There is huge competition. Only क्या बचा है? Hemoglobin. And this is the erythrocyte. And this is 7 to 8 micron. Now अगर आपने ध्यान दिया पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था तब लिखा था there is a 1% synthesis of RBC every day. होता है लिखा था. So that 1% formation is which one? Erythrocyte or reticulocyte? So an average adult person अगर हम बात करें normal human being or normal adult person every time having 1% reticulocyte in their blood. अगर आपके blood में अभी भी चेक करोगे तो कितना reticulocyte मिलेगा? You have 1% reticulocyte in your blood. That will be routinely converted into the erythrocyte and new one will form regular basis. If you have high amount of reticulocyte, it means you will undergo the polycythemia, which we discuss later on. आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. So this is the synthesis of your RBC. Clear हो गया? चलो हटा दे. आएगा नहीं एक में? अभी भी नहीं आएगा. बड़ा कर रहे हैं. अभी दिख रहा है? It is visible. Now it is visible. Now it's your turn. मेरा टर्न यहाँ पे खत्म है. नहीं एंड करना चल रहा है भाई, चलने दे. देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में थोड़ा सा सीक्वेंस रखो. कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है. जो भी नाम रखे जाते हैं ना उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है. आप लोग उसको रटने की कोशिश करते हो, उसको रटो मत, समझो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. यस
ब्लड में तो सारे ऐसा ही है, मैं जो भी नाम होगा सब बताऊंगा आगे। व्हाई इज मेगा कैरियोसाइट, क्यों नाम उसका मेगा कैरियोसाइट लगा, आगे आगे बताऊंगा मैं। आप रटो मेगा कैरियोसाइट इज अ प्लेटलेट में प्लेटलेट क्यों रखना है? यस। सो आप लोग बनाए, जब ये बन जाएगा तो इनको बोलेंगे इधर कर देंगे स्लाइड को। है मैं कर दूं हिंस है, ये इधर कर देते हैं। ओके मुझे यही लेना है।